मोमेंटम के टॉपिक में हमने अभी तक जो बात की, हमने कहा कि ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट आ रहा है और ऑब्जेक्ट स्ट्रेट कोलाइड करके स्ट्रेट वापस जा रहा है। या तो अगर राइट साइड पर आ रहा है तो टकरा के लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, लेफ़्ट साइड पर आ रहा है तो टकरा के लेफ़्ट ही है या राइट है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, वन डायमेंशन, वन डायरेक्शन। अब हमारे पास है टू डायमेंशन। सबसे पहले बेटा प्लीज़ लिसन, खामोशी से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। वेक्टर्स हमने इसलिए पहले पढ़ा था क्योंकि मैंने उस वक्त कहा था कि वेक्टर को मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करवाऊँगा। सामने देखना और प्लीज़ ये बात समझना यार कि सबसे पहले थोड़ी सी ये बात ओवरव्यू थोड़ा सा देता हूँ कि एक बात समझें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी वेलोसिटी v है तो एक्चुअली इसका एंगल एक्स एक्सिस से थीटा बन रहा है, तो आप ये वेलोसिटी कंसिडर नहीं करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट, सामने देखते जाओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेलोसिटी v है। अब देखना एंगल, एग्जामिनर की चालाकी, क्या वो एंगल की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। अब वो कहेगा यहाँ पर एंगल है, ये थीटा, तो आप इस वेलोसिटी को मोमेंटम में स्टडी नहीं करेंगे, मतलब कैलकुलेशन में नहीं रखेंगे। अगर मैं कहूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेलोसिटी है और ये एंगल बना रहा है यहाँ से थीटा, तो हम ये वेलोसिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे। इन सब बातों से एक ही मतलब है, समझें, इन सब का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड डायरेक्शन में हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस इंक्लाइंड डायरेक्शन में हो, तो इसका मतलब इस इंक्लाइंड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी दी जाएगी वो आप कैलकुलेशन में नहीं रखेंगे, बल्कि आप कहेंगे कि मुझे वेलोसिटी सर या तो हॉरिजॉन्टल में चाहिए या वेलोसिटी वर्टिकल में चाहिए। बहुत ध्यान से, सुकून से, आराम से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई वेलोसिटी इंक्लाइंड में है तो वो नहीं चलेगी। उस इंक्लाइंड वाली वेलोसिटी को तुम्हें अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। अब वेक्टर पढ़ चुके हैं, मुझे बताओ अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये वाली नीचे वाली साइड जो मार्क कर रहा हूँ, बेस के साथ मुझे बताओ साइन या कॉस, आप कहेंगे इस पर कॉस लगेगा, v कॉस थीटा, और जो ये है ये अपवर्ड एरो होगा तो ये लगेगा v साइन थीटा। सही है। अभी तक तुमने मोमेंटम इन वन डायमेंशन पढ़ा, तुमने मोमेंटम इन वन डायमेंशन में m1 u1 m2 u2 v1 v2 ये सब पढ़ा। अब यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शंस भी आ जाएंगी। जब डायरेक्शंस आएंगी तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा, टू डायमेंशन में क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, तो टू डायमेंशन में हमेशा आपको पहले जो इंक्लाइंड वेक्टर होगा या वेलोसिटी होगी उसके इंक्लाइंड वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी एक कॉस थीटा वाला और एक साइन थीटा वाला। अब यहाँ पर एरो इस डायरेक्शन में है तो देखो ये एक एरो नीचे और एक ये राइट साइड पे जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर 90 डिग्री बना है तो ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा आप कहेंगे v कॉस थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो कहलाएगा v साइन थीटा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर अगर एंगल सबसे पहले ये देखना है कि एंगल उसने हॉरिजॉन्टल से दिया है या वर्टिकल से दिया है। यहाँ पर एंगल वर्टिकल से दिया है तो ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा v कॉस थीटा, ये बन जाएगा v साइन थीटा। यहाँ पर नोट करना। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये आपके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी है, यहाँ 90 डिग्री है,
तो लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा v cos थीटा, ये वाला कहलाएगा v sin थीटा। नाउ लिसन, पहली बात तो ये समझ लें कि मोमेंटम इन 2 डायमेंशन में कोई ना कोई बॉडी, एक, दो या दोनों, फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी या बोथ, स्ट्रेट लाइन में यानी 1 डायमेंशन में नहीं जाएगी बल्कि 2 डायमेंशन में। अब सुनना, लेट्स से तुम्हारे सामने एक सैम्पल क्वेश्चन बताता हूँ। नंबर 1, पहला पॉइंट लिखे नहीं, पहले सुकून से देखे सामने, लिखना कुछ भी नहीं। ये फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, ये बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है और ये बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है विद द वेलोसिटी u1। एंड दिस बॉल जो इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये बॉल मेक्स एन एंगल θ1 विद x एक्सिस। ये x एक्सिस से एंगल θ1 बना रही है। अच्छा, अब ज़रा समझो, ये जो बॉल मैं बता रहा हूँ आपको कि ये बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये बॉल आते हुए एक दूसरी बॉल से टकराती है और ये दूसरी बॉल है, ये दूसरी बॉल B इस डायरेक्शन में जा रही है। अब ये दो बॉल्स आपस में क्रॉस आ रही हैं। सोचो ज़रा मैं क्या कह रहा हूँ कि एक बॉल यहाँ से आ रही है, एक बॉल यहाँ से आ रही है, ये दो बॉल आपस में टकराएंगी, ये कोलिजन होगा, तो एक बॉल कहीं निकलेगी, एक बॉल कहीं निकलेगी। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि उसने तुम्हें ये वाली वेलोसिटी दूसरी बॉल की बताई u2 और यहाँ पर एंगल बताया इसका θ2। वो कहता है कि ये दो बॉल्स यहाँ पर कोलाइड होती हैं। कोलिजन के बाद बॉल A इस डायरेक्शन में जाती है। अब ज़ाहिर है इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो फिर इसका थीटा भी तो चेंज होगा। अब इसका थीटा भी चेंज हो गया। अब यहाँ पर θ1 θ2 वहाँ लिख दिया आपने, इसको कहते हैं फॉर एग्जांपल α1। और ये बॉल B वो इस डायरेक्शन में चली गई कोलिजन के बाद, विच मेक्स एन एंगल α2, इसकी वेलोसिटी v2। बोथ बॉडीज हैव देयर मासेस गिवन इन अ क्वेश्चन। इन दोनों बॉडीज़ के उसने तुम्हें मासेस भी बता दिए। और लेट्स से इसका मास m1, इसका मास m2, m1 m2। अब देखो इस क्वेश्चन में जो वेलोसिटी, ये बात समझना, जो वेलोसिटी इंक्लाइंड डायरेक्शन में होगी वो अपने कंपोनेंट्स में टूटेगी। अब ये चारों वेलोसिटीज़ इंक्लाइंड डायरेक्शन में हैं, तो ये चारों अपने कंपोनेंट्स में टूटेंगी। सुनिएगा गौर से। आप ये कहेंगे कि सबसे पहले इस ट्राइंगल, इस सारी वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट्स निकाल लें। अब सुनो, जैसे मैंने ट्राइंगल तुम्हें सिखाया, एक दफ़ा बता दिया, अब उसको अप्लाई कर देना। एरो ये नीचे की तरफ है, तो मुझे बताओ ये एरो राइट पे और ये दूसरा एरो डाउनवर्ड, तो इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा u1 cos θ1। और से देखते जाना जो मैं लिख रहा हूँ, ये कहलाएगा u1 sin θ1। दूसरा ट्राइंगल मैंने यहाँ पर कंटिन्यू किया, ये 90 डिग्री है, मैंने कहा ये राइट साइड और ये अप, u2 ये कॉस वाला कंपोनेंट है, cos θ2, u2 sin θ2। कोलिजन के बाद
की वेलोसिटीज़ को देखिएगा। अब ये राइट साइड पर है तो इसकी ये अपवर्ड होगी 90 डिग्री, ये राइट साइड पे और ये अपवर्ड। अब जो नीचे बेस है उस पर 90 और थीटा लाई कर रहा है तो V1 कॉस अल्फ़ा 1, ये आ गया V1 साइन अल्फ़ा 1। अब ये आ जाए नीचे इस तरह से, लाइक दिस, राइट एंड डाउन 90 डिग्री। जिस साइड पर 90 डिग्री और अल्फ़ा 2 लाई कर रहा है वो बन गया आपका V2 कॉस अल्फ़ा 2, ये बन गया V2 साइन अल्फ़ा 2। टू डायमेंशन में हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स अलग और वर्टिकल कंपोनेंट्स अलग की इक्वेशन बनेगी। हमेशा टू डायमेंशन में अब दो इक्वेशन बनेंगी, है वही चीज़, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मगर अब सिर्फ फ़र्क यह है कि हॉरिजॉन्टली आप अलग लिखेंगे और वर्टिकली आप अलग लिखेंगे। हॉरिजॉन्टली आप कहेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। वैल्यूज़ लिखूंगा, ज़रा वैल्यूज़ को देखना। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हॉरिजॉन्टली, देखना ज़रा ध्यान से। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बेटा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हॉरिजॉन्टली ये रहा और एक ये रहा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हॉरिजॉन्टली ये है और ये है। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हॉरिजॉन्टली ये है और यहाँ पर ये है। एग्जैक्टली, मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब इत्तेफाक से इस सिचुएशन में चारों राइट साइड पे जा रहे हैं, चारों राइट साइड पर जा रहे हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पर m1 u1 cos थीटा 1 प्लस m2 u2 cos थीटा 2 इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 cos अल्फ़ा 1 प्लस cos अल्फ़ा 2। नीचे आ जाए। अब यहाँ पर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वर्टिकली। मगर अब वर्टिकली में देखना एक मसला, वर्टिकली में कुछ वेलोसिटीज़ अपवर्ड हैं, कुछ वेलोसिटीज़ डाउनवर्ड हैं। हमें पता है कि जो वेलोसिटीज़ डाउनवर्ड होती हैं वो नेगेटिव होती हैं और जो अपवर्ड होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। ये पॉइंट याद रखना। जो वेलोसिटी लेफ़्ट की होगी वो नेगेटिव होगी। यहाँ पर तो कोई लेफ़्ट पे थी नहीं हॉरिजॉन्टली, मगर वर्टिकली में डाउनवर्ड वाली हैं। तो देखो डाउनवर्ड वाली में मैं एक एक वैल्यू गौर से देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो मुझे रोक के वहीं पर ही रोक देना। वर्टिकली में टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ए की वर्टिकल मोमेंटम की वैल्यू माइनस m1 u1 साइन थीटा 1, मगर दूसरे वाले का प्लस m2 u2 साइन थीटा 2। m1 वाले के साथ माइनस क्यों लगाया, ये बात समझ में आ गई? क्योंकि डाउनवर्ड था। अब सुने नेक्स्ट, m1 वाला पॉजिटिव है, m1 v1 साइन अल्फ़ा 1 माइनस m2 v2 साइन अल्फ़ा 2। जेन्युइनली इस सवाल में या इस केस में जेन्युइनली इस सिचुएशन में सारे वेलोसिटीज़ के वैल्यू इंक्लाइन में थी।
तो आपको चारों ट्रायंगल ब्रेक करने पड़े, मतलब चारों ट्रायंगल में कंपोनेंट्स निकालने पड़े। अब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेगा। तो फिर एक बात बताओ, फिर ये बात याद रखना, प्लीज़ ये बात याद रखना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल, अब तो 2 डायमेंशन चल रहा है, तो अगर कोई हॉरिजॉन्टल 8 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो तुम कहोगी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 8 है और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल जा रहा होगा तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0। ये बात याद रखिएगा, ये नोट अलग से बता रहा हूँ। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट मूव हॉरिजॉन्टली तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली जा रहा होगा और सपोज करो डाउनवर्ड जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, तो वी वाई की वैल्यू क्या होगी, -6, और वी एक्स कितना होगा, 0। इज दैट क्लियर? चलो एक और चीज़ बताता हूँ, लिसन। खैर ये बात मुझे आगे आपको पार्टिकल फिजिक्स में बतानी थी, मगर न्यूक्लियर फिजिक्स में इसके क्वेश्चन है इसलिए बताना ज़रूरी है। सुने, हम जब, ओ भाई प्लीज़ सुने, छोड़ दो भी लिखना, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। हम जब किसी एटम की बात करते हैं तो एटम में हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एटम है X, इस X में नीचे लिखा है P, ऊपर लिखा है Q। बेसिक केमिस्ट्री O लेवल। तो इस X का चार्ज क्या है, P, और इस X का मास क्या है, Q। क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री कहती है कि इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, P, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, Q माइनस P। अब मैं कह रहा हूं इसमें न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, Q। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। और अगर ये एलिमेंट न्यूट्रल है तो फिर इस न्यूट्रल एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, शाबाश, P। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम। अच्छा, अब सुनना एक बात, आज के बाद आप चार्ज को चार्ज ऑफ X को P इंटू ई कहेंगे और मास ऑफ Q को E इंटू यू कहेंगे। अब यहाँ एक बात बताओ, E की वैल्यू होती है कांस्टेंट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा तो माइनस होगा और प्रोटॉन का चार्ज होगा तो प्लस होगा, मगर वैल्यू सेम होगी। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कहलाता है। सामने देखना, बीच में बोलना नहीं, खामोशी से। ये जो मैंने U लिखा है बेटा, अब ये A लेवल में आएगा आपके पास। यहाँ मैं स्टार्ट में बता रहा हूँ आपको, U कहलाता है किसी भी एटम का यूनिफाइड एटॉमिक मास। यूनिफाइड एटॉमिक मास का मतलब है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। एक्चुअली अगर मैं अप्रॉक्सीमेट बताऊं तो मास ऑफ प्रोटॉन, समझो मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, सामने देखो, अप्रॉक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.66 -27 kg।
अप्रॉक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम होता है, थोड़ा सा फ़र्क है, डिफरेंस है, वो हम A2 में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम कहते हैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। सुनो दोबारा, सेम है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही तो होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों को कंबाइंडली यूनिफाइड एटॉमिक मास कहते हैं। यूनिफाइड एटॉमिक मास का मतलब, चाहे उसको आप मास ऑफ प्रोटॉन कह लो या मास ऑफ न्यूट्रॉन कह लो, द सेम थिंग। चाहे प्रोटॉन कह लो या चाहे न्यूट्रॉन कह लो, द सेम थिंग, दोनों का मास सेम है। इसका मोमेंटम से क्या ताल्लुक है अभी सब समझ में आ जाएगा, सिर्फ सुनते जाएं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है आपके लिए। प्रोटॉन का चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस E, और इसकी वैल्यू है E की 1.6 - 19 कूलम। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0, नो चार्ज। न्यूट्रॉन का चार्ज थोड़ी होता है कोई भाई, न्यूट्रॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखो एक इम्पॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी वैल्यू वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है प्रोटॉन के चार्ज के, मगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग है। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10⁻³ kg। ये आपको डेटा बुकलेट में दिया जाएगा, मगर मैं फ़िलहाल आपको ये बता रहा हूँ। अभी जो मसला है क्या है इस वक्त, एट दिस मोमेंट, मोमेंटम में क्या याद करना है। मोमेंटम के टॉपिक में आपको ये बात याद रखिए, ये तो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी, मगर मोमेंटम में ये कह रहा हूँ कि भाई मैं अगर कहीं लिख रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, सामने देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं कह रहा हूँ कि सोडियम 23, सोडियम का कितना होता है भाई, सोडियम का न्यूक्लियर नंबर कितना है 23, सोडियम 23। तो आप कहेंगे, मैं तुमसे कहूँगा मास ऑफ सोडियम बताओ, तो आप कहेंगे मास ऑफ सोडियम इज़ 23 U, मास 23 U। इस 23 का मतलब क्या है कि इसके अंदर इतने न्यूक्लियॉन हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, और हर एक प्रोटॉन या हर एक न्यूट्रॉन का मास यूनिफाइड एटॉमिक के बराबर है। तो अगर मैं कहूँ तुमसे टोटल केजी में बताओ मास, तो तुम कहोगे 223 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। सुनिएगा गौर से, अगर मैं कहूँ तुमसे मास ऑफ हीलियम, ओ लेवल याद करो, तो हम कहते थे मास ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू मास ऑफ एल्फा। एल्फा इज लाइक हीलियम न्यूक्लियस। अगर कहीं पर हीलियम को आप लिख रहे हैं 24, तो एल्फा को भी आप लिखते हैं कितना 24। तो अगर मैं तुमसे किसी सवाल में मास ऑफ हीलियम पूछूंगा या मास ऑफ एल्फा पूछूंगा, तो आप कहेंगे मास ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू कितना 4U, क्योंकि 2 तो चार्ज है, नीचे वाला नंबर तो चार्ज को बताएगा, ऊपर वाला नंबर मास को बताएगा। क्यों? न्यूक्लियॉन नंबर में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन में होते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर का मास आता है बेटा, मास नंबर केमिस्ट्री में हम इसको लिखते हैं, इसको कहते हैं मास नंबर। तो हीलियम का मास में सिर्फ हीलियम के न्यूक्लियस का मास पूछेगा वो, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। तो मैं बात कर रहा हूँ मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस।
तो आप कहेंगे मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इक्वल्स टू मास ऑफ एल्फा, दैट इज़ 4u। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1.66 एक्सपोनेंट -27। इज क्या? अब सुनो, एक और बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट इफ लिसन, बात नहीं, इफ एनी ऑब्जेक्ट is at rest, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है बेटा, सो इट्स मोमेंटम क्या होगा? 0। एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो 0। तो इसका मोमेंटम भी 0 होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। याद रखना ये बात, अगर मैं कह रहा हूं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका मोमेंटम भी 0 होगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। अब सुने, यहाँ पर हम मोमेंटम इन 2 डायमेंशन के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मगर एक बात का ख्याल रखना कि सामने देखो प्लीज़, ज़रूरी नहीं है कि सारी बॉडीज़ इंक्लाइन में हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल जा रहा हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल जा रहा हो, मगर तुम्हें कोई भी कोलिजन से पहले, सेंटेंस मेरा सुने, कोलिजन से पहले या कोलिजन के बाद कोई एक भी बॉडी अगर इंक्लाइन डायरेक्शन में जा रही है तो बस ये बात तय हो गया कि वहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए अलग अलग इक्वेशन बनेंगी। अगर, दोबारा जुमला सुनना मेरा, अगर कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, या कोलिजन से पहले या कोलिजन के बाद, अगर कोई भी बॉडी एक भी अगर इंक्लाइन डायरेक्शन में है तो फिर तुम्हें हर सूरत हॉरिजॉन्टल इक्वेशन अलग बनानी पड़ेगी और वर्टिकल इक्वेशन अलग बनानी पड़ेगी। ये बात जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ इसको ध्यान में रख लो। अभी मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, सिर्फ सामने देखिएगा। मैं एक बात कह रहा हूँ, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की 2 इक्वेशन बनेंगी। इसको दिमाग में फ्रीज करें, 2 इक्वेशन बनेंगी। कैसी 2 इक्वेशंस? हॉरिजॉन्टल के लिए अलग, वर्टिकल के लिए अलग, हॉरिजॉन्टल के लिए अलग, वर्टिकल के लिए अलग, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। पूरा प्रोसीजर ऐसे ही चलेगा जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है प्रीवियसली। मोमेंटम इन 1 डायमेंशन, कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन होती है, इन इलास्टिक कोलिजन होती है, एज इट इज़। अच्छा, एक और बात, ये छोटा सा पॉइंट है, दिमाग में रखना। जब तुम इन इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन को वेरीफाई करते हो तो क्या कैलकुलेट करते हो? काइनेटिक एनर्जी, है ना? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी। सेंटेंस सुने मेरा, 1 मिनट लिखना बंद करें, इधर उधर दिमाग नहीं, बस एक सेंटेंस। For the calculation of kinetic energy, you will use the actual velocities, not the component. Kinetic energy के लिए तुम actual velocity इस्तेमाल करोगे, component वाले सिर्फ momentum के लिए इस्तेमाल करोगे। प्लीज़ सुन लें ये बात गौर से। अगर वहाँ से कहेगा velocity incline में जा रही है, horizontal और vertical, और फिर कहेगा शो करो इलास्टिक कोलिजन है या इन इलास्टिक है। अब तुम मुझसे पूछोगे कि सर अब हम कंपोनेंट को कैसे ब्रेक करें, तो मैं कहूँगा भाई एनर्जी के लिए कंपोनेंट नहीं ब्रेक होगा। समझ लें ये बात। काइनेटिक एनर्जी
कि फॉर्मूले के अंदर तुम एक्चुअल वेलोसिटी रखोगे, यही इंक्लाइन वाली, यही इंक्लाइन वाली वेलोसिटी रखोगे। किसके लिए? मगर मोमेंटम के किसी भी फॉर्मूला में टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन में कहीं पर भी ये वाली वेलोसिटी नहीं रखी जाएगी, वरना गलत हो जाएगा। इंक्लाइन वाली नहीं रखी जाएगी। मोमेंटम के लिए आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वेलोसिटी रखनी है, और काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको एक्चुअल वेलोसिटी रखनी है। इन शॉर्ट, सीधी सी बात बस। फॉर एग्जाम्पल, इसका पहला सैंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेरे साथ क्वेश्चन करें। पेपर 2 में आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 13। कोई कैलकुलेटर बस तेजी से चलाना। डायनेमिक्स का बेटा क्वेश्चन नंबर 13। नाउ बात नहीं, पहले मैं डेफिनेशन लिखवा चुका हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। क्या लिखेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम लिखना मस्ट है। ये बुक ले लो भाई। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम total momentum before collision equals to total momentum after collision। उसने कह दिया कि ए एंड बी बॉडीज इलास्टिकली कोलाइड। ये मैं तुम्हें कह रहा था कि क्वेश्चन में कभी भी चारों ही वेलोसिटीज़ इंक्लाइन में नहीं दी होंगी। इतना जालिम नहीं है एग्जामिनर, तो वो कुछ वेलोसिटीज़ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में भी देगा। अब यहाँ देखें क्या कह रहा है। ए ऑब्जेक्ट जाकर बी को हिट करता है। अब पता है क्या है ये बिल्कुल ऐसे, मैं तुम्हें बताऊं कि आगे बॉल पड़ी है और आप 8 बॉल पूल में पीछे से दूसरी एक बॉल को हिट कर रहे हैं और आगे वाली बॉल पे कट मार रहे हैं। यस और नो? अब सोचो ज़रा, अगर कट मारोगे साइड में तो आगे वाली बॉल ऊपर चली जाएगी और पीछे वाली बॉल नीचे की तरफ जाएगी। ये वो एग्जाम्पल है। सुनिए ना और गौर से सुनना। ए का इनिशियल स्पीड ये है, बी रेस्ट पर है, इसका मतलब इनिशियल स्पीड क्या हो गई? मास दोनों का आपको ये दिया हुआ है 1.67 - 27। ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय पार्टिकल्स कोलाइड इलास्टिकली? बताना ज़रा। यस, पार्टिकल कोलाइड इलास्टिकली का मतलब लिख लें नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। या चाहो तो इस पर यह भी लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2, क्योंकि कोलिजन से पहले डायरेक्शन नहीं है, सीधी सीधी। तो मुझे ये बताओ कि टोटल मोमेंटम मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई बाय इसकी वेलोसिटी 500 है। दूसरे वाले का मास भले कुछ भी हो, स्पीड 0 है तो रेस्ट 0 हो गया। मल्टीप्लाई करना है इसको 8.35 एक्सपोनेंट
25. नाउ मुझे ये बताओ, पहले सिर्फ अपने दिमाग के लिए लिख लेना यहाँ पर कि ये जो तुमने मोमेंटम निकाला है कोलिजन से पहले का, ये हॉरिजॉन्टली है या वर्टिकली है? याद रखना ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है। यहाँ तक किसको नहीं समझ आया? अब देखें नेक्स्ट पार्ट, ये इंपॉर्टेंट। अब इस तरह के पार्ट से आप 2-3 सवाल करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगी। स्टेट एक्सप्रेशन in terms of m v a v b for the total momentum of a and b after collision. Total momentum of a and b after collision, x direction मतलब horizontally, y direction मतलब vertically। अब वो कह रहा है मुझे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बताओ हॉरिजॉन्टली और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बताओ वर्टिकली। अब सुने, ऊपर ट्रायंगल में आ जाए। ये मैंने ट्रायंगल ब्रेक किया, ये ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको आप लिखेंगे VA cos 60 डिग्री, और ये अपवर्ड वाला लिखेंगे VA sin 60 डिग्री। ये किसको नहीं समझ आया? फिर नीचे वाला वेलोसिटी वाला वेक्टर 30 डिग्री बना रहा है अपना एंगल, फिर इसका राइट और इसका डाउनवर्ड एरो। अब मुझे बताओ इसकी एक्स डायरेक्शन वाला क्या कहलाएगा? VB cos 30 और नीचे वाला VB। अब हॉरिजॉन्टल्स को पहले आप एक्स डायरेक्शन वालों को आपस में एक साथ ऐड कर लो, VA cos 60 और VB cos 30। मास है m, मोमेंटम में मास साथ में लिखा जाएगा, MVA cos 60 प्लस MVB cos 30। वर्टिकल में लिखेंगे तो MVA पहले वाले का MVA sin 60, शाबाश, माइनस MVB sin 30। अब मुझे ये बताएं, ये बात हॉरिजॉन्टल वाली और वर्टिकल वाली किसको नहीं समझ आएगी? हॉरिजॉन्टल दोनों राइट साइड पे थी, वर्टिकल में एक ऊपर थी और एक नीचे थी, जो डाउनवर्ड वाली थी वो नेगेटिव लिखी। यहाँ तो बात समझ में आई? अब वो कह रहा है इसको यूज़ करके VA और VB बताओ। ये बात याद कर लो, सुनना मैं क्या लिख रहा हूँ। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कौन से वाले का? हॉरिजॉन्टली की अलग इक्वेशन बनेगी, और टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बेटा एक सेकंड सामने देखिए, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हॉरिजॉन्टली की वैल्यू ये आई थी कितनी? 8.35 माइनस 25। तो मुझे बताएं हॉरिजॉन्टली में आप 8.35 इंटू 10 टू द पावर माइनस किसके बराबर होगा? कौन सा वाला, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? एक्स वाला। आप कहेंगे ये एक्स वाला, इस एक्स वाले को मैंने यहाँ पर लाकर इसके साथ इक्वल करवा दिया। इज क्लियर? अच्छा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वर्टिकल वाला ये था, सामने देखो, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वर्टिकल वाला मैंने ये लिखा। टेल मी, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन तो लिख दिया वर्टिकल वाला, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या था? वर्टिकली। शाबाश, क्या था? तो आपने यहाँ पर ज़ीरो लिखना होगा, इक्वल्स टू।
Is that clear? अब ये साइमल्टेनियस चलेगा भाई, और आपका टारगेट ये है ये दोनों इक्वेशन लिखें। यहाँ से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम्हारा काम है। यहाँ से वी बी को सब्जेक्ट बनाओ और वी बी को सब्जेक्ट बना के इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। साइमल्टेनियस इक्वेशन बनानी आती है ना भाई? यहाँ पर साइन 30 कॉस 30 और साइन 60 कॉस 60 की वैल्यूज़ रखेंगे, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहली एक इक्वेशन से वी बी की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके मुझे इसका आंसर बताएंगे आप खुद से, मैं नहीं बता रहा, आप आंसर बताएं। बेटा क्वेश्चन 17 का पार्ट बी, बॉल ए मूव्स विद स्पीड v, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टुवर्ड्स स्टेशनरी b, बॉल ए का मास 4 kg, बॉल ए की स्पीड नहीं बताई, बॉल बी का मास 12 kg और बॉल बी की इनिशियल स्पीड 0 है, यानी कि रेस्ट पर है। बॉल ए कोलाइड एंड मूव अपार्ट एज शोन। बॉल ए 6, अच्छा एंगल आपको दिए हुए हैं। सामने बोलो नहीं यार, खामोश रहना बिल्कुल। सबसे पहले जो बात मैंने तुम्हें मोमेंटम इन 2 डायमेंशन में बताई थी, यहाँ पर ये ट्रायंगल बनेगा, ये इसका राइट साइड हो गया और ये इसका अपर्ड कंपोनेंट हो गया। मोमेंटम लिख रहा हूँ, याद रखिएगा, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। जब आप मोमेंटम लिख रहे हैं मास इनटू वेलोसिटी, बार बार बोल रहा हूँ मास इनटू वेलोसिटी, तो फिर मुझे ये बताओ, सामने देखिए आराम से, मास इनटू वेलोसिटी। मास है 4 kg, वेलोसिटी है 6 mv, कौन सा कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल वाले की बात कर रहा हूँ, कौन सा कंपोनेंट? कौन सा कंपोनेंट? आपने कहा 4 × 6 × cos थीटा। बेटा सुकून से इत्मीनान से देखें, मेरे साथ लिखना नहीं, अभी सिर्फ सामने देखना। अब वर्टिकल वाला ये वाला है और वर्टिकल वाले का मोमेंटम mv साइन थीटा होता है, तो मास है 4, v है 6, आप कहेंगे इनटू साइन थीटा। नाउ बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर ये नीचे वाला ट्रायंगल भी बनेगा। इस वाले ट्रायंगल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट साइड पर है और इसकी मास है 12, इसकी वेलोसिटी है 3.5 और ये एंगल आ गया cos 30 डिग्री। अब ये दूसरा वाला ब्लू वाला डाउनवर्ड है, वर्टिकल वाला डाउनवर्ड है, वर्टिकल वाला डाउनवर्ड है। अब इसके लिए आप लिखेंगे इसका मास 12 × 3.5 × साइन 30 डिग्री। अब वो तुमसे कह रहा है कि बाय कंसिडरिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मोमेंटम ऑफ राइट एंगल डायरेक्शन ऑफ इनिशियल बॉल ऑफ ए कैलकुलेट थीटा। अब देखो प्रॉब्लम है एक चीज़, और यहाँ एग्जामिनर ने तुम्हें हिंट दिया है, अगर समझो तो तुम कहोगे कि सर आपने कहा था टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हॉरिजॉन्टली के लिए अलग निकालें, वर्टिकली के लिए अलग निकालें, है ना। यहाँ मैं क्वेश्चन को देखते ही कहूँगा कि यार अब यहाँ दो कंपोनेंट बनेंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कौन सा कंपोनेंट लूँ?
हॉरिजॉन्टल लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, टाइम ज़ाया हो जाएगा। इसीलिए एग्जामिनर ने एग्जामिनर को पता है कि तुम हॉरिजॉन्टल ले सकते हो, इसलिए एक्चुअली उसने तुम्हारा टाइम बचाया है। समझें ज़रा दोबारा ये क्या कह रहा है। बाय कंसिडरिंग, वो कंसिडर करो कंपोनेंट्स, बाय कंसिडरिंग द कंपोनेंट्स, वो कंसिडर करो कंपोनेंट्स के जो राइट एंगल हो टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल पाथ ऑफ ए। राइट एंगल का मतलब क्या? 90 डिग्री। और इनिशियल पाथ ए का वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? सुने, आप कहेंगे कि ये वी का इनिशियल ए का हॉरिजॉन्टल पाथ है, यस और नो? वो कह रहा है भाई हॉरिजॉन्टल नहीं कंसिडर करो, वर्टिकल कंसिडर करो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल करोगे तो फंस जाओगे। चलो मैं कहता हूँ नहीं समझ में आया किसी को, किसी ने कहा मुझसे सर मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तुम्हें मसला सॉल्व कराता हूँ। दोनों कंपोनेंट्स के लिए लिखे, मेथड याद रखना। दोनों कंपोनेंट के लिए दो इक्वेशन बनाऊंगा, सामने देखना गौर से। आप कहें सर हॉरिजॉन्टली के लिए, बेटा मैं पहले लिख रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, सामने लिखना टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अगर तुम डायरेक्टली इस क्लास में मौजूद हो और तुमने मोमेंटम ऑन 2 डायमेंशन वाली क्लास नहीं ली है तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बेकार है। फिर आपको इस टॉपिक को या इस क्वेश्चन को समझने के लिए वो क्लास जिसमें मैंने मोमेंटम इन 2 डायमेंशन करवाया है पीछे जाके वो देखना पड़ेगा, तो आपको ये बात समझ में आएगी, वरना बेकार है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर ये अंदाज़ा नहीं होता उन्हें कि मैं प्रीवियस क्लास में नहीं था, वो ये नहीं देख पाते कि यार हम प्रीवियस क्लास में नहीं थे। बाद में वो कहते हैं सर ये टॉपिक समझ नहीं आया। ये कभी भी नहीं समझ में आएगा जब तक आप पूरी थ्योरी प्रीवियस वाली क्लास की नहीं देखेंगे। मेरी मोमेंटम इन 2 डायमेंशन की हेडिंग में मैंने जो जो पॉइंट बताए थे वो सारे पॉइंट देखोगे, उसके बाद ये करोगे तो बात समझ में आएगी। मोमेंटम इन 2 डायमेंशन में मैंने कहा था चाहे कोलिजन से पहले या कोलिजन के बाद हमेशा हॉरिजॉन्टल के लिए m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 अलग लगेगा और वर्टिकल के लिए अलग लगेगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। देखो मसला क्या है, देखना सामने। अगर मैं हॉरिजॉन्टल उठाता हूं ना तो हॉरिजॉन्टल में टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ए का मास इनटू उसकी वेलोसिटी कितनी है v, दूसरे का मास 12 उसकी वेलोसिटी कितनी है इक्वल्स टू कोलिजन के बाद ऊपर जो रेड मार्कर से लिखा है 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू कॉस थीटा, राइट साइड पे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूँ राइट साइड पे जा रहा है, और दूसरा राइट साइड पर जा रहा है ब्लू वाला 12 इंटू 3.5 इंटू कॉस 30 डिग्री। ये बात किसको नहीं समझ आई? कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूँ बेटा, हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूँ, याद रखें, ज़रा अटेंटिव बैठें बिल्कुल। देखो ये बात समझो, जब तुम यहाँ पर सॉल्व करते हो तो ये 4v हो गया इज इक्वल्स टू 6 4 24 कॉस थीटा हो गया, प्लस 12 को 3.5 से मल्टीप्लाई करके कॉस 30 करना 36.37। अब मेरी बात सुने, यहाँ आप फंस जाएंगे डेफिनेटली। क्यों? यस, 2 अननोन है, नहीं चल पाओगे, अपना टाइम ज़ाया कर दोगे एग्ज़ाम में। ये काम तुमसे वो करवाएगा, मगर ये देखो ये काम वो तुमसे करवाएगा अगले स्टेप में करवाएगा, इधर थोड़ी। इसलिए उसने कहा था कि इसी वाले पार्ट में बेटा राइट एंगल कंपोनेंट्स इस्तेमाल करें। सामने देखें,
यहाँ पर मुझे वर्टिकली नोट करना था टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सामने देखें, शुरू में कोलिजन से पहले, ऊपर देखो डायग्राम में, कोलिजन से पहले ए हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, और बी खुद ही रेस्ट पर है तो उसका भी वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, दोनों ज़ीरो। इक्वल्स टू, अब जो तुमने बात की थी वर्टिकल वाला, एक ऊपर जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, एक नीचे जा रहा है तो वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ देखें ऊपर वाली डायग्राम में एक वर्टिकल ऊपर जा रहा है, ये रहा, ये अपवर्ड है, मगर दूसरा वाला बेटा डाउनवर्ड है। ये जो मैंने सर्किल किया इस पर नोट करना, ये मैं लिखूँगा अगले पॉइंट में कि 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू साइन थीटा पॉजिटिव है क्योंकि अपवर्ड है। दूसरा वाला मुझे पॉजिटिव लिखना चाहिए अगर अपवर्ड होता तो, मगर यहाँ नेगेटिव लिखूँगा क्योंकि डाउनवर्ड है। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट है 12 इंटू 3.5 साइन 30 डिग्री। बेटी ये ज़ीरो हो गया, 24 साइन थीटा माइनस 12 को मल्टीप्लाई करें 3.5 से, फिर मल्टीप्लाई करें साइन 30 से, 21। अब मुझे बताओ यहाँ -21 है, लेफ्ट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +21 इज इक्वल्स टू 24 इंटू साइन थीटा। अब 21/24 करें और इन्वर्स कर दें साइन का, 61 डिग्री। जब तुमने पहले पार्ट में देखो, ये हिंट था तुम्हारे लिए कि उसने कहा था वर्टिकल कंपोनेंट्स को, यानी कि राइट एंगल वाले कंपोनेंट्स को यूज़ करो, हॉरिजॉन्टल वाले को करते तो फंस जाते। एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होगा वापस पलटने का, इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहे हैं, देखें नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है यूज़ योर आंसर ऊपर वाला टू शो दैट द इनिशियल स्पीड v। अब लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, अब लिखा मैंने हॉरिजॉन्टल क्योंकि तुमने ऊपर थीटा निकाल लिया। अब यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4v इज इक्वल्स टू 24 इंटू कॉस 61 डिग्री प्लस 36.37 डिग्री, और 4 को डिवाइड कर दें इस तरफ लाकर, 12 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। राइट साइड पे दोनों कैलकुलेटर पे ऐड करो फैक्टर्स को, उन दोनों फैक्टर्स को ऐड करके जो आंसर है उसको 4 से डिवाइड करना। नेक्स्ट, बाय कैलकुलेशन द काइनेटिक एनर्जी स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर कोलिजन इज इलास्टिक। अब देखो ये बात भी प्रीवियस वाला लेक्चर, यही वाला लेक्चर 2 डायमेंशन वाला लेक्चर याद रखना, उसमें मैंने कहा था, फिर बता रहा हूँ सुन लें। काइनेटिक एनर्जी के लिए ओरिजिनल स्पीड रखेंगे फॉर्मूले में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं रखी जाएगी। मोमेंटम में कंपोनेंट वाली रखोगे, हॉरिजॉन्टल अगर वर्टिकल अलग, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्ट आप एनर्जी रख दें, स्पीड रख दें। अब मुझे बताओ मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ पहले, अब सिर्फ तुम्हारे कैलकुलेटर का काम है। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, जिसका कैलकुलेटर जितना फास्ट होगा वो इजीली कर लेगा। पहले वाली बॉडी का मास कितना था, ए का मास कितना था 4, स्पीड कितनी थी 12 का स्क्वायर, और दूसरा वाला तो रेस्ट पे था। इसकी बताओ टोटल कितनी आ रही है, 280 जूल्स। अब आ रही है टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, हाफ, जिसकी मास 4 था उसकी स्पीड कितनी थी 6 का स्क्वायर, प्लस दूसरे का मास कितना था 12 वाले की स्पीड कितनी थी 3.5
5। क्या बोल रहा है भाई? ये चेक करें ज़रा, वैल्यू सही बताएंगे। फर्स्ट वाला, सेकेंड वाले में हाफ 4 इंटू 6 स्क्वायर प्लस हाफ 12 इंटू 3.5 स्क्वायर, ये सही है वैल्यूज़? इन वैल्यूज़ का आंसर बताओ कितना आ रहा है? 145.5। सो inelastic collision. यहां पर बेटा क्वेश्चन नंबर 44 है और क्वेश्चन 44 आपसे कह रहा है पार्ट ए छोड़ दें, पार्ट बी। फायर वर्क इनिशियली स्टेशनरी, शुरू में रेस्ट पर है। इट एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रेगमेंट्स ए बी एंड सी एंड मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन। अब ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें दी है कि ए कैसे जा रहा है, बी कैसे जा रहा है, सी कैसे जा रहा है। मेन पॉइंट ये है कि इस डायग्राम को फोकस करें। एक मिनट, सामने मास नोट करो इस डायग्राम में। तो एक का मास ए है, एक एम है, एक का मास 2m है, एक का मास 3m है। देखो मुझे समझो ज़रा बेटा, ए जो है वो राइट साइड पर जा रहा है कोलिजन के बाद हॉरिजॉन्टली, यानी एक्सप्लोजन के बाद। बी वर्टिकली ऊपर जा रहा है एक्सप्लोजन के बाद। अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली जाए, सेंटेंस याद रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हो तो वो कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली जा रहा है ऊपर या नीचे तो वो भी कंपोनेंट में ब्रेक नहीं होगा। इसका मतलब इस डायग्राम में देखो जहां से उसने थीटा दिया हुआ है, प्लीज़ और से देखिएगा यार। उसने क्वेश्चन में थीटा तुम्हें यहाँ से दिया हुआ है इस वेलोसिटी का, तो आप कहेंगे कि सिर्फ ये वेलोसिटी स्प्लिट होगी अपने कंपोनेंट्स में। और अगर मैं इस वेलोसिटी को स्प्लिट करता हूँ तो ये देखो मैंने सिर्फ इस वेलोसिटी को ब्रेक किया। ये वेलोसिटी का एरो इस डायरेक्शन में है। एक एक चीज़ देखें, एरो यहाँ पर 90 डिग्री, इसका मास है m, इसकी वेलोसिटी लिखिए v, मास है m। तो मुझे बताएंगे क्या मैं लिख सकता हूँ कि इसकी ये वाली डाउनवर्ड वेलोसिटी m v cos थीटा है, और क्योंकि एरो डाउनवर्ड है तो इसकी लेफ़्ट वाली ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी m v इंटू साइन थीटा। जिस साइड पर थीटा के सामने वाली साइड हो वो साइन थीटा होती है, जिस साइड पर थीटा और 90 डिग्री लाई करे वो कॉस थीटा होता है। अब कोलिजन से पहले तो रेस्ट पर है, कोलिजन के बाद भी दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब सुने वो आपसे क्या कह रहा है, यहाँ कुछ नहीं बता रहा, वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट थीटा। अब सुनो, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि सामने देखना हॉरिजॉन्टली ब्रेक करते हैं, हॉरिजॉन्टली m1u1 प्लस m2u2, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 हॉरिजॉन्टली। और बेटा इसी तरह से वर्टिकली, वर्टिकली भी ये सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, हॉरिजॉन्टल के लिए भी और वर्टिकल के लिए भी मोमेंटम तो सेम है फॉर्मूला। अब सुने, हॉरिजॉन्टली कंसिडर कर लो या वर्टिकली कंसिडर कर लो, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन तो ज़ीरो है दोनों जगह पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। कोलिजन के बाद हॉरिजॉन्टल में कौन कौन है सामने देखें,
कोलिजन के बाद, लिसन, कोलिजन के बाद हॉरिजॉन्टल में एक ये है जो राइट साइड पर है, मास इनटू वेलोसिटी, मगर दूसरा ये है जो लेफ़्ट साइड पर है। डायरेक्शन ऑपोजिट है तो एक प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में आ जाएगा। ये बात किसको नहीं समझ आई? मैं सिर्फ अभी हॉरिजॉन्टल वाले कंसिडर कर रहा हूँ। और एक्सप्लोजन से पहले इनिशियल ज़ीरो था तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ज़ीरो है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बेटा मैंने फिर यहाँ पर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन फ्रैगमेंट ए का लिखूँगा 3m इंटू 4 और सी का लिखूँगा माइनस एम वी साइन थीटा, मगर बी का नहीं लिखूँगा। क्यों नहीं लिख रहा बी का? क्योंकि वो तो वर्टिकल जा रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल ज़ीरो है। तो इसका मतलब आपने ए का मोमेंटम लिखा 3m इंटू 4, 3m इंटू 4 प्लस दूसरे वाले का लिखा एम वी साइन थीटा, मगर लेफ़्ट पे था जिसकी वजह से मैंने लिखा माइनस एम वी साइन थीटा। अब मुझे बताएं, ये साइड इधर चली जाएगी, 3 4 12, तो माइनस 12m इक्वल्स टू माइनस एम वी साइन थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल कर भी दो, मास से मास कैंसिल कर भी दो, जब भी 12 इज इक्वल्स टू वी साइन थीटा। दोनों अननोन है, नहीं सॉल्व हो सकता। इसको छोड़ दें, तेरी वर्टिकल पे आ जाएं। यहीं पर ही मैंने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर नहीं काम आएगा तो अगले स्टेप में ज़रूर काम आएगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो अननोन है, छोड़ दो। इक्वेशन हो गई तुम्हारे पास एक ही, 12 इज इक्वल्स टू वी साइन थीटा। अब बेटा वर्टिकली को कंसिडर करें। वर्टिकली भी कोलिजन से पहले रेस्ट पर था, तो कोलिजन से पहले वाला कंपोनेंट तो ज़ीरो है। अब आ जाएं वर्टिकली कोलिजन के बाद, तो ये देखें बी वाला वर्टिकली ऊपर जा रहा है, 2m इंटू 6, और फ्रैगमेंट ए तो राइट साइड पर है। फ्रैगमेंट ए राइट साइड पर है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो होगा नहीं, ये तो ज़ीरो। मगर अगला वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड है, माइनस एम वी कॉस थीटा। ऊपर वाला कौन है? 2m इंटू 6, सुने 2m इंटू 6 अपवर्ड है। मैंने लिखा बेटा 2m इंटू 6 माइनस, क्योंकि डाउनवर्ड है तो माइनस, डाउनवर्ड है तो माइनस एम वी कॉस थीटा वर्टिकल वाला। तुम्हें क्वेश्चन में वो ऐसे ट्रैप करेगा। देखो मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, जो कि आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। अब अगर यहाँ सॉल्व करें तो ये 3 2 6, 6 2 12, लेफ्ट साइड पर ले आओ तो कितना हो गया? माइनस 12m इज इक्वल्स टू माइनस एम वी कॉस थीटा, नेगेटिव m कैंसिल, आपके पास आ गया 12 इज इक्वल्स टू वी कॉस थीटा। अब मुझे ये बताएं कि ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, मुझे बात नहीं, मुझे थीटा कैलकुलेट करना है। और थीटा कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन है आपके पास 12 इज इक्वल्स टू वी साइन थीटा, दूसरी इक्वेशन है तुम्हारे पास 12 इज इक्वल्स टू वी कॉस थीटा। ओ लेवल मैथ्स, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, सामने देखो 12 इज इक्वल्स टू वी साइन थीटा को अगर आप डिवाइड करते हैं वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 12 से, वी से वी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? अब मुझे बताएं टेन थीटा और लेफ्ट साइड पे क्या बच गया? तो थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ कैलकुलेटर पे 1 करेंगे तो आंसर 45 डिग्री। क्योंकि तुम्हें बात नहीं,
दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना था। तुमने कहा तुम कहो डिवाइड ना करें, मैं कहूँगा ठीक है डिवाइड ना करो, तो एक इक्वेशन से v की वैल्यू को निकाल के दूसरी इक्वेशन में रख दो। तुम कहती हो कि डिवाइड ना करो, दूसरा मेथड सुनना। इन्होंने कहा हमें कैसे पता चलेगा, बिल्कुल सही बात है कि हमें कैसे पता चलेगा डिवाइड करना है। मैंने कहा नहीं करो, ये लो। अब मैं डिवाइड नहीं कर रहा, दूसरा मेथड बता रहा हूँ, सामने देखिएगा। ये जो इक्वेशन यहाँ पे बनी, मैथ्स की साइमल्टेनियस इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है ना। अब यहाँ v है और थीटा है। इस इक्वेशन में मैंने बेटा 12, सामने देखो, मैंने 12 को डिवाइड किया कॉस थीटा से, v का सब्जेक्ट बन गया। इसको पुट कर दो इन इक्वेशन 1। अब सही है, साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐसे ही बनाते हैं ना भाई, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इक्वेशन 1 थी आपके पास 12 इज इक्वल्स टू v साइन थीटा। अब मुझे बताओ v की जगह क्या लिख सकता हूँ, 12 अपॉन मल्टीप्लाई बाय व्हाट, साइन थीटा। तो मुझे बताए कॉस थीटा, सॉरी ये 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 अपॉन 12 और फिर दोबारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर, टेन थीटा। ये 1 हो गया, तो थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 145 डिग्री। ये दो इक्वेशंस बनाने का फ़ायदा इसलिए हुआ कि जब तुम्हें 45 डिग्री मिल गया तो नेक्स्ट पार्ट में आपने स्पीड कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन 1 ले लो या इक्वेशन 2 ले लो, कोई सी भी इक्वेशन ले लो, आंसर भी सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 12 इज इक्वल्स टू v साइन थीटा। तो बेटा 12 इज इक्वल्स टू v और साइन 45 डिग्री। तो 12 को डिवाइड करो, कैलकुलेटर उठाओ, साइन 45 से ये आपका आ गया 17।